हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक मैथ्स का टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस चैनल में मैथ्स के बहुत ही कम टॉपिक अपलोड हुए हैं। एक बहुत पुराना वीडियो जरूर है बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंडेशन एंड ऑल, बट ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है जेनसन्स इनइक्वालिटी। छः के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक सिंप्लीफाइड वे में देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये प्योर प्योर कॉन्केविटी पे डिपेंड करता है, फंक्शन की कॉन्केविटी पे। तो जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे होंगे, शायद उनके लिए कॉन्केविटी नया वर्ड होगा। तो मैं एक छोटा सा चीज आपको पहले समझा देता हूँ कि कोई भी ग्राफ जो होता है, जैसे मान लो वो ऐसा ग्राफ है या फिर ऐसा ग्राफ है ना। तो कॉन्केविटी का मतलब आप अभी के लिए इतना समझिए कि अगर हम इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक टेंजेंट बनाते हैं, लेट्स से मैंने फर्स्ट ग्राफ पे इस पॉइंट के ऊपर एक यहाँ टेंजेंट बनाई। अगर वो टेंजेंट ग्राफ से नीचे है ना, टेंजेंट ग्राफ से नीचे है, तो जो ग्राफ की कॉन्केविटी होगी वो अपवर्ड होगी, राइट। और अगर मैंने कोई टेंजेंट बनाई ग्राफ पे और वो टेंजेंट ग्राफ से ऊपर है, ग्राफ नीचे है, तो ग्राफ की जो कॉन्केविटी होगी वो डाउनवर्ड होगी। यानी सिंपली अगर ग्राफ ऊपर की साइड है टेंजेंट से अपवर्ड है, ग्राफ नीचे की साइड है तो डाउनवर्ड होगी, है ना। जैसे मान लो कि कोई इस तरीके का ग्राफ है, तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो ग्राफ की कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, जो टेंजेंट ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अपवर्ड होगी क्योंकि टेंजेंट नीचे है। सिंपल सी बात है। कुछ एग्जांपल्स अपन लेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर होगा। तो ये तो बात हुई कॉन्केविटी की। अभी जो फंक्शन है, जैसे मान लो कि अभी के लिए, जैसे मैंने इस एग्जांपल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फंक्शन की कॉन्केविटी अपवर्ड मैंने अज्यूम करी है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो एफ डबल डैश एक्स है उस पर्टिकुलर एक्स के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स को पी से क्यू इंटरवल के लिए होल्ड किया है ना, पी से क्यू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस पूरे इंटरवल के लिए ग्राफ की कॉन्केविटी यहाँ पर अपवर्ड रहेगी। कुछ कांस्टेंट इसमें मैंने अज्यूम किए, ए वन ए टू ए थ्री, बाकी भी हो सकते हैं। अभी एक दो ये जो कांस्टेंट है उससे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का ये स्टेटमेंट है। पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो आता कैसे है। तो अभी आप बस देखते रहना, इसको देख के घबराना मत कि ये इतना बड़ा सा क्या लिख दिया। बड़ी सिंपल चीज है, आप थोड़ा सा स्टिक रहना इसके साथ में। देखो, जैसे इधर मैं कुछ ऐसे टर्म देख रहा हूँ, ए वन एफ ऑफ एक्स वन प्लस ए टू एफ ऑफ एक्स टू प्लस ए थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। और एक तरफ मैं दिख रहा हूँ फंक्शन के अंदर का जो इनपुट है, और मैं इधर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। अभी आपको उसका मतलब ऑलरेडी आपको थोड़ा पता भी होगा और मैं लिख भी रहा हूँ। आई इक्वल टू वन टू थ्री, इसको लिख रहा हूँ ए आई एक्स आई अपॉन समेशन आई इक्वल टू वन टू थ्री ए आई। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, और नीचे लिखा हुआ है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो अगर हम अपवर्ड कॉन्केविटी की बात करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड से बड़ी होगी। यहाँ पर मैंने तीन कांस्टेंट लिए, ए वन ए टू ए थ्री, ऑब्वियसली ऑल आर पॉजिटिव। ये एन के लिए भी ट्रू होता है। किस तरीके का स्टेटमेंट है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो कि एक मैं ग्राफ पिक कर रहा हूँ और ये ग्राफ मैं खुद से ना कॉनकेव अपवर्ड लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो मानते हो कि वो राइट साइड में इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ठीक। अभी हम खाली दो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मान लो कि इस ग्राफ के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका इनपुट है एक्स वन, ठीक। और मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अभी मैं f के टर्म में इसको लिख रहा हूँ। तो मानते हो कि x1 कॉमा एफ ऑफ x1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और x2 कॉमा एफ ऑफ x2 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐसे सेगमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो एक लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, लेट्स से इसका नाम ए बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट है सी, और ऐसा कुछ बनाने के लिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो रेशियो है वो ए वन हो जाए ऊपर, ये ए टू हो जाए। यानी सी एक ऐसा पॉइंट है जो ए टू और ए वन को
इंटरनली डिवाइड कर रहा है A2:A1 के अंदर। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, राइट। और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A1 f(x1) A2 f(x2) अपॉन A1 प्लस A2, राइट। अब एक सिंपल सी बात, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग सी पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनाऊंगा, एकदम वर्टिकल लाइन, तो क्या यहाँ नीचे एक पॉइंट सी डैश आप देख पा रहे हो। ये बताओ कि सी और सी डैश पॉइंट के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और कौन सा कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, जबकि जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी है, मींस वाई सी, ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन होगा वाई सी डैश। गॉट इट। सी पॉइंट ऊपर है, सी डैश नीचे है। तो आप सोचिए सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो इनपुट है सी पॉइंट के ऊपर वो अपन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो बताओ वो क्या बनेगा। तो अभी वो बनेगा एफ ऑफ इनपुट, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट इज ऐसे लिख दूंगा अब, समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। इसका मतलब अभी यहाँ पर है A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, इट इज ग्रेटर देन वाई सी डैश। अब समझिए सी डैश को अपन कैसे लिखेंगे। तो समझते हो कि जो सी डैश पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, मीन्स यही है, समेशन ए आई एक्स आई अपॉन A1 प्लस A2। अच्छा देखो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हमको करना होगा, वाई सी डैश, तो इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वाई सी डैश का कोऑर्डिनेट लिख दिया है ना, बिकॉज वो जो सी डैश पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इसी को फंक्शन में इनपुट डाल देंगे हम लोग। तो समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई चलेगा। तो वाई सी डैश, ऑब्वियसली वाई सी डैश विल बी लेस देन वाई सी, या फिर बोले तो एफ ऑफ दिस इज लेस देन वाई सी। अब सी का वाई कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, यानी A1 एफ ऑफ x1 प्लस A2 एफ ऑफ x2 अपॉन A1 प्लस A2, गॉट इट। जो सी पॉइंट होगा उसका एक्स कोड वाई कोऑर्डिनेट ये रहा, A1 एफ ऑफ x1 A2 एफ ऑफ x2 अपॉन A1 प्लस A2। और जो सी डैश है उसका वाई कोऑर्डिनेट कि जब हम इस इनपुट को फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे वो होगा। दोनों में हमने कंपैरिजन कर दिया तो हमको वाई सी डैश कम मिल गया, तो यही वो इनइक्वालिटी है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे अगर मैं खुद से इक्वल लगाना चाहूँ तो ऐसा कब होगा। तो सोचिए अभी अगर ए और बी पॉइंट दूर दूर है ना, तो कभी भी सी और सी डैश पास में नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ए को बी की तरफ या बी को ए की तरफ अप्रोच करवाओगे तो सी और सी डैश पॉइंट पास में आने लगेंगे। जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बहुत क्लोज आ जाएंगे दोनों। क्या इस बात से अपन एग्री करते हैं। तो अगर ए और बी बहुत ही नजदीक हो जाए, यानी इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो आप ये अज्यूम कर लोगे कि हाँ, इफ x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो c और c डैश तो फिर कंबाइन हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे से। तो इन दिस केस ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई सी डैश, ये इक्वल हो जाएगा वाई सी के। गॉट इट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x1 इज इक्वल टू x2। ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से सिर्फ दो इनपुट यहाँ पे मैंने दिए हैं। अब इन जनरल अज्यूम करिए कि जैसे ये दो इनपुट मैंने दिए हैं, ऐसे अगर तीसरा पॉइंट भी होता तो क्या होता। थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, फिर ध्यान से इसको समझिएगा। अब सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट वहां पे लिखूंगा, आप उससे आइडिया लगाना कि इनइक्वालिटी किस तरीके से अप्रोच करेगी।
लेट से। और इस बार मैं क्या करता हूँ कि कॉन्केविटी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाए। ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये अपवर्ड कॉन्केविटी के लिए लिखा है, तो इनइक्विटी इस तरीके से है, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो इससे में कैसे चेंज हो जाएगा, अगर आपने कॉन्केविटी चेंज कर देना तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। कैसे? जस्ट टेक विद दिस एग्जांपल, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने एक इस तरीके का ग्राफ लिया है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट अज्यूम किए। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट, इसको इनपुट x1 दिया और x1 एफ ऑफ x1, ठीक है। फिर लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है x2 एफ ऑफ x2, ऐसे एक पॉइंट है। सेम अप्रोच, इनको ज्वाइन किया आपस में, इस सेगमेंट के ऊपर एक तीसरा पॉइंट लिया और रेशियो वही रखा है इसका, इसको a1 रखा है, इसको a2 रखा है। गॉट इट। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका a1 x1 a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2, कॉमा ऐसे लिख दो समेशन a1 f ऑफ x1 अपॉन समेशन a1, राइट। अब ध्यान से सुनना, हम एक इस पे तीसरा पॉइंट लेते हैं। मान लो कि वो थर्ड पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे है वो पॉइंट, ठीक। वो जो पॉइंट है इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ, ठीक है। तो C और P को हमने ऐसे ज्वाइन किया, तो इसके ऊपर एक नया पॉइंट आया। लेट से वो पॉइंट एक D पॉइंट है, ठीक। C का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, R जो पॉइंट है उसको आप x3 मान लो, तो हो जाएगा x3 कोमा f ऑफ x3, राइट। अब थोड़े ध्यान से सुनना, इसका जो रेशियो है वो हमने इस तरीके से अज्यूम किया है कि जो D पॉइंट है वो R और C को, तो जो यहाँ का रेशियो है वो A3 है, और जो यहाँ का रेशियो है वो A1 प्लस A2 है। तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये A1 प्लस A2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या A1 प्लस A2 कटेगा, M1 x2 प्लस M2 x1। तो आप सोचो कि ओवरऑल क्या रहा, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 एंड अपॉन इन दोनों का सम, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3। क्या ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा? आप एग्री करते हो? और इसी तरीके से हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा। तो फिर अगर मैं D पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँ, तो आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि जो D पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा A1 x1 A2 x2 A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी अगेन, ये जो समेशन A1 है वो A1 प्लस A2 ही लिखा हुआ है, फिर उससे कैंसिल आउट होगा, तो टोटली आपको ऐसा मिल जाएगा A1 f of x1 A2 f of x2 प्लस A3 f of x3 अपॉन अगेन A1 प्लस A2 प्लस A3। नाउ सिमिलर अप्रोच, आप ये समझिए कि यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन दी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे एक वर्टिकल लाइन दी, तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा यहाँ पर, और मान लो कि वो पॉइंट डी डैश है। तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि टी और डी डैश, ये दोनों पॉइंट है, इसके अंदर हाइट किसकी ज्यादा है? तो ऑब्वियसली डी डैश की हाइट ज्यादा है। तो अगर डी डैश की हाइट ज्यादा है तो फिर क्या हम ऐसा बोल पाएंगे कि ऑब्वियसली वाई डी डैश इज ग्रेटर देन वाई डी, राइट। अब सोचिए कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो जो डी डैश का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्या उसमें हमको इस एक्स कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि डी डैश तो फंक्शन पे ही है। तो डी डैश का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वो होगा एफ ऑफ समेशन, सीधा लिख देता हूँ मैं,
ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। गॉट इट? कि ये जो कोऑर्डिनेट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वो डी और डी डैश दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट है। इसको फंक्शन में पुट करने से डी डैश का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इज ग्रेटर देन वाई डी। और बताइए वाई डी कौन है? ये रहा। तो समेशन ए आई एफ ऑफ एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। ये जो इनइक्वालिटी हमने लिखी है, ये 3 पॉइंट्स के लिए है। तो अब ज्यूम करो कि ये सेम सेक्शन फॉर्मूला हम n पॉइंट्स के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमको d पॉइंट मिला, या जैसे अपन r पॉइंट से है, वहां से अपन s पॉइंट पे ऐसे चले जाते हैं। जैसे 2 से हम 3 पे आए, सेकंड का प्रूफ किया, थर्ड का प्रूफ किया, ऐसे अपन n पॉइंट्स के लिए भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी फॉर n पॉइंट्स ये ट्रू होगी। राइट? अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, उसको अपन थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो ये एप्लीकेशन किस पे डिपेंड करता है, इसका जो समरी है वो क्या है, कि ये एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्केविटी कैसी है, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। और अगर कॉन्केविटी अपवर्ड होगा तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल, अगर नहीं उल्टा होगा, डाउनवर्ड होगा, तो फिर लेस और इक्वल। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है यहाँ पर कि इसको आप रटो मत। आप फंक्शन जैसे मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद ही दिख पाएंगे। जैसे मान लो कि मुझे इसका प्रूफ करना है कि प्रूफ ऑफ आर एम एस ग्रेटर और इक्वल ए एम। इसके लिए मैंने एक फंक्शन जूम किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब आप सिंपली ये समझिए कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या वो फंक्शन इस तरीके का होता है क्या? राइट? तो अभी मान लो हम 3 पॉइंट की बात कर रहे थे, तो आपको थोड़ा फील आया कि जैसे हम वहां पर अगर A1 A2 A3 को 1 1 1 पुट कर देते हैं। हम्म? अगर A1 A2 A3 को हम लोग इस तरीके से एज्यूम करते, 1 1 1 से तो नहीं आएगा। हम अगर मान लो इसको, चलो सेंट्रोइड की तरफ चलते हैं, अगर मान लो कि हम उसको सेंट्रोइड बना देते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आपके दिमाग में फिट रहता है। तो फिर क्या उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता, वो ऐसा नहीं लगता आपको कि 3 पॉइंट है, इनसे एक ट्राइंगल बन रहा है, और सेंट्रोइड इस ग्राफ से ऊपर की साइड ही होगा, है ना? अगर हम ऐसी लाइन बनाएंगे तो सेंट्रोइड इस ग्राफ से ऊपर की साइड ही होगा, क्योंकि आप देख सकते थे कि वो जो तीसरा पॉइंट था, वो इन तीनों पॉइंट से इस तरीके से सिचुएटेड है। अगर वो ग्राफ डाउनवर्ड होगा तो नीचे की तरफ, अगर ग्राफ अपवर्ड होगा तो ऊपर की तरफ। राइट? खैर इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं करता हूँ। अब देखिए सिंपली कि यहाँ पर हम लोग अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, तो इनइक्वालिटी किस तरीके से मूव करेगी। तो आपको बस इतना समझना चाहिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो हमारा पॉइंट आएगा, वो ग्राफ से ऊपर रहेगा। यानी अगर हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ, जैसे मान लो कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट, तो y a ये बड़ा होगा y b से। राइट? अब मान लो कि जो y a पॉइंट है, उसको हमने 3 4 ऐसे n पॉइंट्स के लिए सॉल्व किया, तो आप मानते हो कि वो जो इनइक्वालिटी होगी, उसके अंदर जो y b होगा, वो तो एक फंक्शनल वैल्यू होगा, जिसको अपन लिखते हैं समेशन ए आई एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। और जो वाई ए होगा, वो फिर वही वाला समेशन ए आई एफ एक्स आई अपॉन समेशन ए आई। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जितने भी ए वन ए टू ए थ्री है, उन सबको 1 पुट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि अगर मैं x1 की अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो एफ ऑफ x1, अगर मान लो इसके ऊपर कोई पॉइंट x1 है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 स्क्वायर, क्योंकि हम ग्राफ एज्यूम कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें क्या बनता जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू इसको an तक अपन लिख रहे हैं, तो अपॉन n इज ग्रेटर देन व्हाट, f के अंदर ये इनपुट पुट कर दे हम लोग, तो f के अंदर क्या इनपुट पुट होगा, तो f का जो डेफिनेशन है वो स्क्वायर है, तो मैं डेफिनेशन के साथ लिख देता हूँ। इनपुट हमने पुट करा, कौन सा इनपुट, x1 x2
अप टू xn अपॉन n। गॉट इट? क्योंकि ऑब्वियसली जो a पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट ही आ जाएगा यहाँ पर, x1 अप टू xn अपॉन n कोमा समथिंग। क्या इस बात से अपन एग्री करते हैं? तो बस आई थिंक अब हम लोग इसके रिजल्ट पे आ गए हैं। अब जानते हो कि अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा तुम्हारा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर अपॉन n इज ग्रेटर और इक्वल समेशन x1 अपॉन n। ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है इसको आरएमएस बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड है उसको एएम बोलते हैं। यहाँ पे आरएमएस ग्रेटर और इक्वल एएम। इक्वल में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं इक्वलिटी कब होल्ड कर जाएगी, when x1 is equal to x2 up to xn। यानी अगर ये सारे आपस में इक्वल होंगे तो आरएमएस का जो वैल्यू है वो वैल्यू इक्वल हो जाएगा एएम के। गॉट इट? तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमने कॉन्केविटी से ये प्रूव कर दिया कि आरएमएस ग्रेटर और इक्वल एएम होता है ना? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, इसमें मैंने कुछ और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। एएम जीएम का मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे मैं तुमको हिंट दूंगा, तुम इस इनइक्वालिटी से इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट? तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, एएम ग्रेटर और इक्वल जीएम, इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखो, इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ की हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि एक ग्राफ है मेरे पास, y इज इक्वल टू ln x। सबसे पहले इसकी हम लोग कॉन्केविटी देखते हैं कि इसकी कॉन्केविटी किस तरीके की है। इसके लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली डोमेन में ही हम लोग बात कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 0 हियर, y डैश 1/x होगा, y डबल डैश माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। तो बात है कि इसकी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। जैसे भी हम जानते हैं कि ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके से होगा। तो फिर वही बात, अगर हम लोग मान लो कि 3 पॉइंट अज्यूम करेंगे x1 x2 x3, तो क्या इस बात से एग्री करोगे कि इन, जैसे मान लो कि पहले हमने इस सेगमेंट को ज्वाइन किया, फिर हमने किसी रेशियो में इसको तोड़ा और यहाँ पे एक पॉइंट लेके आए, फिर इनको किसी रेशियो में तोड़ा, तो ये जो फाइनल पॉइंट आएगा हमारा, ये ग्राफ से नीचे ही होगा। फाइनल जो पॉइंट आएगा वो ग्राफ से हमारा नीचे ही होगा। तो क्या इसका मतलब हम मानते हैं कि ग्राफ पे जो पॉइंट है, जैसे मान लो कि इस पॉइंट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर में पी पॉइंट है और नीचे में जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो पी डैश है, तो ऑब्वियसली वाई पी ग्रेटर देन होगा वाई पी डैश से। अगेन हम यहाँ पर सिंपली a1 a2 a3 इन सब का वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं। मान लो कि मैं 3 चीजों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि वही सेम प्रोसेस n चीजों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? तो हम सेम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अब हम जानते हैं कि जो p डैश वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कम होगा। तो सोचो p डैश का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो इनका सेम है, तो p डैश का कोऑर्डिनेट हम कैसे सोल्व कर पाएंगे कि, और जो yp होगा वो ऊपर होगा। तो p डैश तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा लगा कि हम लोग लेके आए होंगे p। तो देखो yp में सिंपली हम ऐसा कर देते हैं, ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू ln x। तो मैं आपको p डैश का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि yp देखने में आपको आसानी हो जाए। तो ऑब्वियसली जो p डैश है, हम पहले x पॉइंट पे रहे होंगे, फिर x2 पे गए और फिर हम x3 के साथ इसको हमने अप्लाई किया। तो लेट्स से सेक्शन फॉर्मूला लगाते लगाते जब हम सबको 1 1 1 1 ऐसे पुट कर रहे होंगे तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट की तरफ आ जाएंगे। देखिएगा, p डैश का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ऐसे इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा ln x1 समेशन कर देते हैं अपॉन 3। वो इस तरीके से बिहेव करेगा। राइट? तो जो yp है वो इस सेम कोऑर्डिनेट पे फंक्शन की वैल्यू होगी। तो मानते हो कि ln ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये ग्रेटर और इक्वल होगा yp डैश, और yp डैश कौन है, ln x1
प्लस ln x2 प्लस ln x3 अपॉन 3। इक्वल मैं इसलिए बार बार यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि कभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगी जब ये पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो उस केस में वो अपने काम आएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, ln की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये जो राइट हैंड साइड है इसमें चीजें पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी इसको हम देख सकते हैं ln ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3। फिर ये जो 3 है डिवाइड में उसकी पावर में चला जाएगा, यानी हमको ऐसा दिखेगा कि ln ऑफ समेशन x1 अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल ln ऑफ प्रोडक्ट x1 पावर 1/3। हम जानते हैं कि ln का बेस e1 से बड़ा होता है, तो हम इसको इनइक्वालिटी में डायरेक्ट हटा सकते हैं। दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 रेज टू पावर 1/3। गॉट इट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि am बड़ा हो गया किससे, gm से। अगेन इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x1 x2 x3 इनकी वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से वो चीजें उस पर डिपेंड कर जाती है। आई होप ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ऑब्वियसली हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। देखो जो साइन का ग्राफ होगा, क्या वो इस तरह का ग्राफ होता है 0 से पाई के लिए? तो कॉन्केविटी इसकी कैसी है? कॉन्केविटी कॉन्केविटी इसकी डाउनवर्ड है, राइट। तो मानते हो कि अब हम डायरेक्ट उस इनइक्वालिटी को डील करके और यहाँ पर जो a1 a2 a3 है उनका वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट हमको ये मिलेगा क्या, 1 इंटू साइन ए, ए बी सी वो जो वर्टेक्स उनको मैं मान के चल रहा हूँ, ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। 1 इंटू साइन बी प्लस 1 इंटू साइन सी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। और एक तरफ कंपैरिजन हो जाएगा साइन ऑफ, तो मानते हो कि इनपुट क्या होगा वहां पे, तो समेशन ए आई एक्स आई, वहां पे ए आई को हम 1 पुट कर चुके हैं, सिंपली ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। गॉट इट। मानते हो कि जो लास्ट में कंपैरिजन होगा तो उसमें जो ग्राफ का पॉइंट रहेगा वो ऊपर रहेगा, और बाकी जो ये समेशन ए आई एक्स वाई पॉइंट होगा ये नीचे होगा, तो यहाँ पे लेस और इक्वल आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इसका जो वैल्यू है ये 180 डिग्री है, दैट मीन साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस और इक्वल होता है 3√3/2 इन केस ऑफ अ ट्राइंगल। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है ये इसका। और ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, when a is equal to b is equal to c, ये हो जाएगा 60 डिग्री पे, तब ऐसा होगा। गॉट इट। एक और सवाल है, इसका मैं तुम्हें केवल एक हिंट दूंगा, तुमको उसको खुद से सॉल्व करना रहेगा। इसके अंदर तुम एक फंक्शन अज्यूम कर लेना y is equal to ln cos x। इसका आप कॉन्केविटी चेक करना, कॉन्केविटी का आइडिया लगते ही आप बस सीधा इसमें अप्लाई कर देना वही वापस से, a1 is equal to a2 is equal to a3, उसको 1 1 लेके, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो फाइनल कमेंट क्या है कि फाइनल कमेंट जैसे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, आप सीधा यहाँ पर आओ, अपने सहूलियत के हिसाब से a1 a2 a3 चूज करो। जैसे मान लो कोई ऐसा भी हो सकता है, इस एग्जांपल में a प्लस 2b प्लस 3c ऐसे कुछ लॉजिक हो, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि अच्छा वो जो वैल्यूज है वो 1 2 3 आ रही है, यानी वहाँ पे a1 1 a2 2 a3 3 इस तरीके से ये अप्लाई हो रहा है। तो आप सीधा याद कर सकते हो कि अगर कॉन्केविटी अपवर्ड रही तो हम लोग इसमें ग्रेटर और इक्वल लगा देंगे, अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड रही फिर हम इसमें लेस और इक्वल लगा देंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छी इनइक्वालिटी है। इसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसमें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और कुछ अगर ऐसा लगेगा कि इसमें और एग्जांपल ऐड करना चाहिए तो फिर वो भी वहाँ पे हम लोग करेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, थैंक यू।